हमारी भारतीय राजव्यवस्था श्रृंखला में आपका फिर से स्वागत है। पिछली बार हमने 1786 के अधिनियम पर बात की थी। आज हम गहराई से जानेंगे 1793 के चार्टर एक्ट के बारे में, और हमारा फोकस रहेगा कि जो भी अभ्यर्थी सरकारी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए सभी जरूरी तथ्यात्मक और विश्लेषणात्मक जानकारी हम कवर कर लें। कोई भी पॉइंट छूटे नहीं, खासकर वो जो एमसीक्यूज में आ सकते हैं। जी बिल्कुल। तो शुरुआत करते हैं इसकी पृष्ठभूमि से। देखिए, ये जो 1793 का एक्ट था, इसका मुख्य उद्देश्य था ईस्ट इंडिया कंपनी का जो चार्टर था उसे अगले 20 सालों के लिए, मतलब करीब 1813 तक रिन्यू करना। अच्छा, 20 साल का रिन्यूअल। हाँ, और साथ ही कंपनी जो भारत में सरकारी काम कर रही थी उसको रेगुलेट करना भी इसका एक मकसद था। ये एक्ट एक तरह से 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट और 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट की ही दिशा में अगला कदम था। याद है ना, पिट्स इंडिया एक्ट से वो बोर्ड ऑफ कंट्रोल आया था। हाँ, वो दोहरा नियंत्रण, डुअल कंट्रोल वाला सिस्टम। बिल्कुल, तो उसी को ये आगे बढ़ा रहा था और इसे शाही मंजूरी मिली 11 जून 1793 को। ठीक है, तो चलिए अब इसे खोलते हैं। आखिर 1793 में इस नए एक्ट की जरूरत पड़ी क्यों? मतलब क्या खास वजह थी उस वक्त? हाँ, देखिए, मोटे तौर पर 3 मुख्य कारण थे। पहला और सबसे सीधा वो था चार्टर का रिन्यूअल, जो हर 20 साल में होना था। जी, कंपनी का अधिकार पत्र खत्म हो रहा था और ब्रिटिश संसद की एक तरह से प्रथा ही बन गई थी कि हर 20 साल में से रिन्यू किया जाए। तो सरकार निरंतरता तो चाहती थी, लेकिन वो पिट्स इंडिया एक्ट वाला जो नियंत्रण था ना, बोर्ड ऑफ कंट्रोल के जरिए, क्राउन का नियंत्रण, हाँ, उसे बनाए रखना चाहती थी, बल्कि मजबूत करना चाहती थी। समझ गए, ये तो हुई एक नियमित प्रक्रिया वाली बात। और दूसरी वजह? दूसरी वजह थी लॉर्ड कॉर्नवालिस के सुधार। आपको याद होगा 1793 में ही कॉर्नवालिस कोड आया था। हाँ बिल्कुल, उसी साल। तो उसमें बड़े प्रशासनिक और न्यायिक सुधार थे। अब ब्रिटिश सरकार चाहती थी कि इन सुधारों को एक तरह से संसदीय कानून का सहारा मिले, वो मजबूत हों, और साथ ही कंपनी के जो इलाके थे उनकी संवैधानिक स्थिति भी और साफ हो जाए। तो 1793 के एक्ट ने कॉर्नवालिस की कई प्रशासनिक चीजों को फॉर्मलाइज कर दिया। अच्छा, मतलब सिर्फ रिन्यूअल नहीं, बल्कि जो चल रहा था उसे पक्का करना भी था। बिल्कुल बिल्कुल, उसे एक कानूनी जामा पहनाना था, आप कह सकते हैं। और तीसरी वजह थी थोड़ी राजनीतिक। वो संप्रभुता, सॉवरेनिटी का सवाल था। संप्रभुता, वो कैसे? ब्रिटिश सरकार ये साफ करना चाहती थी कि भारत में कंपनी के लोग जो भी इलाके जीत रहे हैं या हासिल कर रहे हैं वो असल में ब्रिटिश क्राउन की ओर से कर रहे हैं, वो कंपनी की निजी जागीर नहीं है। अच्छा, मतलब ये क्लियर करना कि असली मालिक क्राउन है, कंपनी सिर्फ एक एजेंट। एकदम सही। इससे संप्रभुता स्पष्ट हो गई और कंपनी पूरी तरह से क्राउन के अधीन आ गई। तो ये तो हो गई जरूरत की बात। अब आते हैं मुद्दे पर, इसके मुख्य प्रावधान क्या थे, इसमें खास नियम क्या बने? ये परीक्षाओं के लिए बहुत जरूरी लगता है। निश्चित रूप से, और यहां से सीधे सवाल बनते हैं। तो चलिए एक एक करके देखते हैं। पहला, जैसा हमने कहा, कंपनी का चार्टर अगले 20 साल के लिए रेन्यू हो गया, यानी भारत के साथ व्यापार पर कंपनी का एकाधिकार, मोनोपोली, वो 1813 तक जारी रही। ठीक है, मोनोपोली जारी रही। दूसरा, गवर्नर जनरल की पावर बढ़ाई गई। बंगाल के गवर्नर जनरल को यह अधिकार मिला कि अगर वो मद्रास या बॉम्बे जाते हैं तो वहां के गवर्नर पर उनका फैसला मान्य होगा। ओ, मतलब प्रेसिडेंसीज पर भी कंट्रोल बढ़ा। जी हाँ, अधिभावी शक्तियां, ओवरराइडिंग पावर्स दी गईं। और साथ ही वो जो अपनी काउंसिल के फैसले को वीटो करने की शक्ति थी ना, हाँ, जो पहले मिली थी, उसे इस एक्ट ने फिर से कंफर्म कर दिया, पुष्ट कर दिया। ये बिंदु तो वाकई महत्वपूर्ण है। मतलब सेंट्रल अथॉरिटी और मजबूत हो रही थी। बंगाल का गवर्नर जनरल ही असल में सबका बॉस बनता जा रहा था। आपने बिल्कुल सही समझा। तीसरा प्रावधान, वो संप्रभुता वाला। एक्ट में साफ साफ लिख दिया गया कि भारत में ब्रिटिश प्रजा अगर कोई भी इलाका या संप्रभुता हासिल करती है तो वो क्राउन की है, कंपनी की नहीं। ये तो कंपनी की हैसियत कम करने जैसा हुआ ना? बिल्कुल, ये एक बड़ा संवैधानिक कदम था जो कंपनी को सिर्फ क्राउन के एक इंस्ट्रूमेंट के तौर पर स्थापित कर रहा था। चौथा प्रावधान फाइनेंस से जुड़ा था। कंपनी को अपना डिविडेंड, लाभांश बढ़ाने की इजाजत मिली। कुछ सोर्सेज में ये 10% तक बताया गया है। अच्छा, मुनाफा बढ़ाने की छूट। हाँ, लेकिन एक बड़ी शर्त के साथ। कंपनी को अपने सारे खर्चे निकालकर भारत के रेवेन्यू से हर साल एक तय रकम ब्रिटिश सरकार के खजाने में भेजनी थी। कितनी रकम? आमतौर पर यह रकम 5 लाख पाउंड यानी 5 लाख पाउंड बताई जाती है। 5 लाख पाउंड हर साल? हाँ, ये तो साफ साफ धन की निकासी या ड्रेन ऑफ वेल्थ का उदाहरण है। ये तथ्य तो एग्जाम के लिए नोट करने वाला है।
बिल्कुल, और ये अक्सर पूछा भी जाता है। इसी से जुड़ा है 5वां पॉइंट। सिर्फ कंपनी के जो सिविल सर्वेंट भारत में थे, उनका ही नहीं, बल्कि लंदन में जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल था ना, हाँ, जो कंपनी पर नजर रखता था, उसके सदस्यों और स्टाफ का वेतन, उनकी पेंशन, सब कुछ अब भारत के रेवेन्यू से दिया जाना था। इसे भारत पर डाला गया सरकारी खर्च मान लिया गया। क्या बात है। मतलब भारत के पैसे से लंदन के बाबुओं को तनख्वाह और पेंशन, ये तो ड्रेन ऑफ वेल्थ को और गहरा कर रहा था। निश्चित रूप से। छठा पॉइंट था अधिकारियों पर नियंत्रण का। जो सीनियर अफसर थे, उन्हें बिना परमिशन भारत छोड़ने की मनाही थी। अगर कोई बिना इजाजत गया तो माना जाता था कि उसने इस्तीफा दे दिया। अच्छा, ताकि वो भाग न सकें या नियंत्रण बना रहे। नियंत्रण बना रहे, हाँ। 7वां पॉइंट व्यापार से जुड़ा था और ये काफी दिलचस्प है। एक्ट ने कंपनी को अधिकार दिया कि वो अपने कर्मचारियों या दूसरे प्राइवेट लोगों को भारत में व्यापार करने का लाइसेंस दे सकती है। इसे कंट्री ट्रेड या प्रिविलेज ट्रेड कहते थे। प्राइवेट ट्रेड की इजाजत, लेकिन कंपनी की तो मोनोपोली थी। मोनोपोली बड़े व्यापार पर थी। ये छोटे स्तर पर या कुछ खास चीजों के लिए निजी व्यापार की अनुमति थी, लेकिन इसमें कुछ गड़बड़ हुई क्या? हाँ, इसके परिणाम अच्छे नहीं रहे। इसी प्रिविलेज ट्रेड का फायदा उठाकर बाद में कंपनी के कर्मचारियों ने बड़े पैमाने पर चीन को गैर कानूनी अफीम भेजी। ये उनके निजी मुनाफे का बड़ा सोर्स बना। ओहो, तो यहाँ से अफीम वाली कहानी जुड़ती है। जी। 8वां प्रावधान एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म था। रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब लगान वसूलने का काम, और जुडिशियल फंक्शंस यानी न्याय करने का काम, इनको अलग कर दिया गया। अच्छा, कलेक्टर अब जज नहीं रहेगा? हाँ, मोटे तौर पे यही मतलब था। जो माल अदालतें थीं, रेवेन्यू कोर्ट्स, वो कम हो गई। ये कॉर्नवालिस कोर्ट के हिसाब से ही था। और 9वां मुख्य प्रावधान था अपॉइंटमेंट्स को लेकर। जो टॉप पोस्ट थी, गवर्नर जनरल, प्रेसिडेंसी के गवर्नर, कमांडर इन चीफ, इनकी नियुक्ति के लिए अब क्राउन की मंजूरी जरूरी हो गई। मतलब टॉप पोस्ट पर भी सीधा क्राउन का कंट्रोल। तो इन सबको मिलाकर देखें तो उस दौर में संवैधानिक और प्रशासनिक तौर पर क्या बड़ा बदलाव आया। मतलब भारत पर शासन का तरीका कैसे बदला? ये बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, इस एक्ट ने कई पुरानी ट्रेंड्स को और मजबूत किया। पहला, जैसा साफ दिख रहा है, सेंट्रल पावर बढ़ी, बंगाल की जीजी का कद बढ़ा, प्रेसिडेंसीज पर नियंत्रण बढ़ा, बोर्ड ऑफ कंट्रोल के जरिए क्राउन का सुपरविजन बढ़ा। तो जो 1773 और 84 से केंद्रीकरण चल रहा था, वो और तेज हो गया। शासन ज्यादा सेंट्रलाइज्ड हो गया। हाँ, और ज्यादा हायरार्कल भी। दूसरा, इसका कॉर्नवालिस कोड से गहरा नाता था। हालांकि कोड कंपनी का रेगुलेशन था, पार्लियामेंट का एक्ट नहीं, पर 1793 के एक्ट ने उसके कई सुधारों को, जैसे रेवेन्यू जुडिशरी का सेपरेशन या भारतीय रेवेन्यू से सैलरी देना, इनको कानूनी मान्यता दे दी। तो दोनों मिलकर काम कर रहे थे एक तरह से। बिल्कुल। और एक और बहुत महत्वपूर्ण कानूनी बदलाव था वो संप्रभुता वाली बात। एक्ट में लिख देना कि सारी जमीन क्राउन की है, कंपनी की नहीं, ये एक मील का पत्थर था। इसने ये सिद्धांत पक्का कर दिया कि कंपनी अपनी मर्जी से राज नहीं कर रही, वो तो बस ब्रिटिश पॉलिसी लागू करने का एक जरिया है। तो इसका असर क्या हुआ आगे चलकर? इसका दूरगामी असर हुआ। इसी सोच ने धीरे धीरे कंपनी को एक स्वतंत्र शासक के बजाय क्राउन के प्रति जवाबदेह एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसी बना दिया। और आप कह सकते हैं कि इसी ने 1857 के बाद 1858 में सत्ता के सीधे क्राउन को ट्रांसफर होने का रास्ता साफ किया। ये सिर्फ प्रशासनिक नहीं, एक गहरा संवैधानिक शिफ्ट था। तो अब सवाल उठता है कि क्या ये एक्ट वाकई में वो हासिल कर पाया जिसके लिए इसे बनाया गया था? इसका मूल्यांकन कैसे करें? हाँ, मूल्यांकन दो तरह से करना होगा। अगर हम ब्रिटिश सरकार या कंपनी के नजरिए से देखें, उनके लिए तो अच्छा ही रहा होगा। हाँ, काफी हद तक। अगले 20 साल के लिए स्थिरता आ गई, मोनोपोली बनी रही, सेंट्रल कंट्रोल मजबूत हो गया, संवैधानिक स्थिति साफ हो गई, और वो 5 लाख पाउंड वाली रकम भी तय हो गई, शेयर होल्डर्स का डिविडेंड भी बढ़ गया। तो ब्रिटेन और कंपनी के शेयर होल्डर्स के जो तात्कालिक हित थे वो पूरे हो गए। और अगर हम इससे भारत के लोगों के नजरिए से देखें या भारत की भलाई के नजरिए से? उस नजरिए से देखें तो ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, बल्कि इसके असर नकारात्मक थे। इसने शासन में भारतीयों की भागीदारी का कोई रास्ता नहीं खोला, कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं, कुछ नहीं। इसने जो शोषण वाली वित्तीय व्यवस्था थी उसे और पक्का किया, जैसे भारतीय खजाने से ब्रिटिश अफसरों की सैलरी देना, और वो कंट्री ट्रेड वाली बात जिसने आगे चलकर अफीम जैसे शोषण के नए रास्ते खोल दिए। तो अगर हम बड़ी तस्वीर देखें, इसने औपनिवेशिक शोषण के ढांचे को कमजोर नहीं किया, बल्कि उसे और मजबूत और संस्थागत बना दिया। तो एक तरफ ब्रिटिश कंट्रोल मजबूत हुआ, दूसरी तरफ भारत के शोषण का सिस्टम और पक्का हो गया।
संक्षेप में कहें तो इसका लॉन्ग टर्म महत्व क्या माने? इसे ब्रिटिश भारत के संवैधानिक विकास में एक महत्वपूर्ण पर वृद्धिशील मतलब एक इंक्रीमेंटल स्टेप माना चाहिए। इसने सेंट्रलाइज्ड क्राउन सुपरवाइज्ड कंपनी राज को कंसोलिडेट किया और इसने अगले चार्टर एक्ट्स यानी 1813, 1833, 1853 और आखिरकार 1858 में सत्ता के ट्रांसफर की जमीन तैयार की। ये ब्रिटिश पकड़ को मजबूत करने वाला एक कदम था जिसके नतीजे भारत के लिए शोषक रहे। ठीक है, ये विश्लेषण काफी डिटेल्ड था। अब परीक्षा की तैयारी को ध्यान में रखते हुए खासकर एमसीक्यूज के लिए क्या हम कुछ की पॉइंट्स, बिल्कुल जरूरी तथ्य एक क्विक रिवीजन के लिए दोहरा सकते हैं? हाँ, बिल्कुल। चलिए कुछ सबसे महत्वपूर्ण वन लाइनर्स देख लेते हैं जो सीधे पूछे जा सकते हैं। 1. एक्ट पास हुआ 11 जून 1793 को। चार्टर रिन्यू हुआ 20 साल के लिए यानी 1813 तक। 2. बंगाल के गवर्नर जनरल की पावर बढ़ी, मद्रास बॉम्बे पर उसकी सुप्रीमेसी कंफर्म हुई। 3. जीजी अपनी काउंसिल को ओवरराइड कर सकता था, ये पावर बनी रही। 4. सारे इलाके क्राउन के नाम पर घोषित, कंपनी के नहीं। 5. ट्रेड मोनोपोली 1813 तक जारी रही। 6. प्राइवेट ट्रेड, कंट्री ट्रेड प्रिविलेज ट्रेड के लिए लाइसेंस की अनुमति। 7. कंपनी को हर साल 500,000 पाउंड ब्रिटिश ट्रेजरी को देने थे। 8. कंपनी अफसरों और बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्यों की सैलरी, पेंशन भारतीय रेवेन्यू से। 9. रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन और जुडिशरी अलग। 10. टॉप अपॉइंटमेंट्स जीजी, गवर्नर, कमांडर इन चीफ के लिए क्राउन की मंजूरी जरूरी। 11. सीनियर अफसरों को बिना इजाजत भारत छोड़ने पर रोक। 12. बोर्ड ऑफ कंट्रोल का पॉलिटिकल अफेयर्स पर अधिकार मजबूत हुआ। 13. इसने धन की निकासी को संस्थागत रूप दिया। 14. एडमिनिस्ट्रेशन में भारतीयों की भागीदारी का कोई प्रावधान नहीं। इसने अगले चार्टर एक्ट्स का आधार तैयार किया। हाँ, ये पॉइंट्स बहुत क्रिस्प हैं, जैसे 20 साल का रिन्यूअल, जीजी की पावर, वो क्राउन वाली बात और खासकर वो 5 लाख पाउंड और सैलरी वाला पॉइंट, ये सीधे ड्रेन ऑफ वेल्थ से जुड़ते हैं, इनको याद रखना जरूरी है। तो ये थी चार्टर अधिनियम 1793 पर हमारी विस्तृत चर्चा। उम्मीद है ये विश्लेषण आपकी परीक्षा की तैयारी में मददगार होगा और इस एक्ट से जुड़े सभी महत्वपूर्ण पहलुओं पर आपको स्पष्टता मिली होगी। बिल्कुल, और ये समझना जरूरी है कि भारत में ब्रिटिश राज कैसे धीरे धीरे एक एक कदम करके मजबूत हुआ। 1793 का एक्ट इसी कहानी की एक अहम कड़ी है। जो लोग पूरी भारतीय राज व्यवस्था श्रृंखला को एक क्रम में देखना चाहते हैं, वे हमारी प्लेलिस्ट जरूर देखें। आपकी परीक्षाओं की तैयारी में ये काफी सहायक होगी। और हाँ, अगर आपको ये चर्चा उपयोगी लगी तो इसे अपने दोस्तों, सहपाठियों के साथ शेयर करना न भूलें। अधिक जानकारीपूर्ण सामग्री के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने विचार या सवाल कमेंट्स में लिखें, इस चर्चा को लाइक करें और हमारी आने वाली सीरीज के लिए हमें फॉलो जरूर करें। अगली बार मिलते हैं एक नए विषय के साथ।